नजर BTV न्यूज आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी की शानदार कामयाबी पर अक़लियती हलकों में भी मुस्बत रद्दअमल। नई हुकूमत रखेगी अक़लियतों का ख्याल, दानिश्वरों को उम्मीद। तेलंगाना में मजलिस ने TRS की भरपूर हिमायत का किया ऐलान। हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत में शामिल होगी मजलिस। कर्नाटक हुकूमत ने 90% वादे पर अमलावरी का किया दावा। सिद्धरमैया हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, अक़लियतों का मिला जुला रद्दअमल। और गुजरात के बनासकांठा में आलमी अमन कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी और फ़िरक़ापरस्ती के खिलाफ जमयत की करारदाद मंजूर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मिली वाज़ेह अक्सरियत के बाद अब मुल्क के लोगों की निगाहें नई हुकूमत की हिकमत अमली पर है। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने भी नई हुकूमत से तरक्की की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री किसी तबका का, किसी रिलीजन का, किसी जबान का नहीं होता। लोग बोलते हैं देश का प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को तो काम करके साबित करना होगा कि हम देश के हित में काम करेंगे। देश के तमाम वर्ग के लोग मेरे हैं, तमाम जबानें उनकी हैं। इससे देश में सद्भावना, देश में भाईचारा, देश की जनता को एक कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। और उमंग से लोग ले आते हैं, उससे लोगों की जो ख्वाहिश और ज्यादा बढ़ती है और उतनी ज्यादा वो उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं, उम्मीद लगाते हैं। और मैं समझता हूं कि मोदी जितने लोग उम्मीद लगाए हैं या उम्मीद लगाने की कोशिश की गई है, सारी अगर वो अलग करके जमहूरी तरीके से, सेकुलर तरीके से मुल्क चलाते हैं, संविधान के अनुसार, दस्तूर के मुल्क के मुताबिक, तो और बात है। चुनाव के दौरान बीजेपी की सख्त मुखालिफत करने वाली यूपी मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नताइज के बाद अपने मौक़िफ़ में बुनियादी तब्दीली जाहिर की है। फेडरेशन के सदर सलीस अहमद ने उम्मीद जाहिर की है कि नरेंद्र मोदी अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। सलीस अहमद ने बीजेपी की जीत उम्मीद अफजा करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं वो वफा होने चाहिए। लेकिन मुसलमानों को अब तक तो खौफ ज़दा करके मुस्लिम वोटों को जिस तरह से इस्तेसाल होता था, ये पहला मौका है तो इससे मुसलमान उभर सकते हैं। बीजेपी अपनी छवि को साफ कर सकती है। मुसलमानों को एक ही खौफ दिलाया जाता था कि अगर बीजेपी आएगी हिंदू राष्ट्र बना देगी, ये कर देगी। हालांकि कांग्रेस ने हमेशा हर वो काम अपने दौर इख्तियार में किया जो इस्लाम और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ात की जो गारंटी आइन में दी गई थी, जो उनके खिलाफ थे। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उर्दू का मसला हो या दीगर मुसलमानों के मसाइल, उन सब में उनका एक ही रोल रहा कि मुसलमानों को हमेशा खौफ अदा करके वोट हासिल करते हुए। अब जैसा नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मुंतखब होकर के आए हैं, तो ये उनको अमली तौर पर साबित करना होगा कि आया कि वो मुसलमानों को जो गलत फहमियाँ और जो खौफ या जो उन्होंने अपने मंशूर में 370 और कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर जैसे मुद्दों को अगर वो तर्क करते हैं तो यकीनन मुसलमान समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस की तरह बीजेपी से भी जुड़ेगा। बीजेपी की कामयाबी के बाद मुस्लिम तंजीम मोदी हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात पैदा करने और हुकूमत से मुस्लिम मसाइल पर बात करने की तरफ इशारा कर रही है। मुस्लिम तंजीम के नुमाइंदों का कहना है कि नए मुस्लिम चेहरों को बीजेपी में शामिल होना चाहिए ताकि गुफ्तगू की राह हमवार हो सके। पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज के बाद कुछ मुस्लिम हलकों में मोदी की कामयाबी पर मायूसी है, तो कुछ दूसरा हलका मोदी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर जोर दे रहा है। मुंबई में मुनक़द हुई इसी तरह की एक मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मुस्लिम मसाइल पर मरकज में कायम होने वाली हुकूमत और रियासत की कांग्रेस एनसीपी हुकूमत से गुफ्त शनीद की राहें हमवार करने पर गौर व खौज किया। अब ये जो गवर्नमेंट बनी है और वो मेजोरिटी के साथ में बनी है, तो उनके साथ में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने अभी इस वक्त जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है कि जिसके जरिए से हमारे जो अक़लियत के जो सरकर्दा अफराद हैं वो वक्त जो है
اگر ان کسی ہماری بنیادی حقوق پر کوئی ضرب ہوتی ہے تو ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے، ڈائلاگ بھی کریں گے، اور جہاں اگر ہم کو خدا نخواستہ کہیں احتجاج کرنا پڑا تو احتجاج۔ تو بے گناہ لڑکے جو جیلوں میں ہیں، یہ سب کو لے کر ہم لوگ اس سرکار کے ساتھ ایمانداری سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار بھی اتنی ایمانداری سے مسلمان کی طرف دیکھیں۔ جو بھی ان کے ٹاپ لیڈرشپ سے بات آئی ہے، چاہے مودی اور راجناتھ سنگھ جی ہو یا جو بھی اور جو لیڈرز ہو۔ ممبئی میں ہوئے اس اجلاس میں مختلف دانشوروں نے اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس این سی پی حکومت پر دباؤ بنانے اور لمبے عرصے سے زیر التوا پڑے مسلم مسائل کو حل کروانے پر زور دیا۔ ساتھ ہی مسلم دانشوروں کا خیال تھا کہ کانگریس کا دامن چھوڑ کر دیگر سیاسی جماعتوں سے قربت بڑھانے کی بات کی جائے۔ تو اب یہ موقع ہے، آزادی کے بعد پہلی بار یہ موقع ہے کہ مسلمانوں کو سیڈو سیکولرزم کے چنگل سے آزاد ہونا چاہیے، اور مسلمان جو اب تک 65 سال تک کانگریس کے ساتھ جو راجنیتی کر رہا تھا اس سے مسلمان باہر آئے اور اپنے لیے نئی پولیٹیکل دشا، نئی پولیٹیکل سمت معین کرے۔ مرکز میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھگوا ایجنڈے پر عمل آوری اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ خدشات پر غور و خوض کیا، لیکن مبینہ فرقہ پرستی کے نفاذ کو روکنے کے لیے کسی طرح کے منصوبے پر چرچا نہیں ہوئی۔ ای ٹی وی نیوز، ممبئی۔ اتر پردیش ٹیچرز ایسوسی ایشن نے بی جے پی کی جیت کو رائے عامہ کی جیت قرار دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر محمد شاہد کا کہنا ہے کہ بی جے پی بڑی اکثریت کے ساتھ مرکز میں اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن کو امید ہے کہ نریندر مودی آئین کے اصولوں کے مطابق کام کریں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس ہندو ایجنڈے کو لاگو کرنے کا آر ایس ایس پر کا دباؤ ہوگا، اور بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر ہندوستان کی آئین کا دباؤ ہوگا۔ اب اس کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ آر ایس ایس کے دباؤ میں کام کرے گا یا ہندوستان کی آئین کے عین مطابق کام کرے گا۔ مودی کی شخصیت دو طریقے کی ہے، ایک ان کی اپنی شخصیت ہے اور ایک انہوں نے میڈیا کے لیے شخصیت بنائی ہے۔ تو میڈیا کی شخصیت سے ہی وہ ہندوستان میں یہ اتنے عروج کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پر کیا ہوتا ہے۔ یہ سال بھر ان کو موقع جمہوریت پسندوں کو دینا ہی پڑے گا۔ نریندر مودی کی شاندار جیت کا جشن مسلمانوں کی طرف سے بھی منایا جا رہا ہے۔ کانپور میں بی جے پی اقلیتی مورچے کی جانب سے شہر کے مسلم اکثریتی علاقے چمن گنج میں لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ کانگریس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو وعدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ ان لوگوں نے امید ظاہر کی کہ نریندر مودی کی حکومت میں مسلمانوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی جائے گی۔ جو دیش نے ایک نیا جنادار پراپت کیا ہے، نریندر مودی کے ساتھ جو اتنی بہمت حاصل ہوئی ہے، اس کی خوشی میں ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ اچھی اپیچھا رکھتے ہیں، جس طریقے سے گجرات میں مسلمان خوش ہے، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں مسلمان خوش ہوگا، وہ بھی ترقی کرے گا۔ آج تک کے مسلمانوں کا شوشن ہوتا رہا کانگریس کے 7 سال کے کارکال میں، اور مسلمان سچر کمیٹی کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ مسلمان درجے سے بھی نیچے ہو گیا۔ تو خوشی اس پرکار کی ہے کہ 60 سالوں کے بعد گاؤں، غریب، کسان، دلت، جھگی جھوپڑی، مسلمان سب کی ترقی کے لیے نریندر مودی دیش کے پردھان منتری ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مجھے یہ خوف دے مالک، مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ شام ڈھلتی ہے تو ہوتا ہے دریچہ روشن، روز ہم چاند کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو نیوز میں پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے TRS حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے. TRS کے لیڈروں نے آج مجلس کے قائدین سے ملاقات کی اور اس ضمن میں تبادلہ خیال کیا. اسد الدین اویسی نے کہا کہ کابینہ میں شامل ہونا ان کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ تلنگانہ اور حیدرآباد شہر کی ترقی ہی دونوں پارٹیوں کا اہم مقصد ہے. مجلس کے لیڈر اکبر الدین اویسی کے گھر پہنچ کر TRS کے سینئر لیڈروں نے مجلس کے صدر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی. تقریباً آدھے گھنٹے تک چلی اس ملاقات میں دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا. مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ میں KCR کی قیادت میں تشکیل ہونے والی TRS حکومت کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کیا. TRS اور مجلس کے لیڈروں نے کہا کہ تلنگانہ اور حیدرآباد کو ترقی دینا مجلس اور TRS کا مقصد ایک ہی ہے. اسی لیے دونوں پارٹیاں مل جل کر کام کرنا چاہتی ہیں. ہم لوگ یہاں تلنگانہ میں جو سیاست ماحول ہے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے حیدرآباد اور تلنگانہ کے لوگوں کا جو خواہشات ہے پورا کرنے کے لیے ہم لوگ مل کے کام کریں گے. ایسا ہم لوگ امید کرتے ہوئے ہم لوگ اسد بھائی سے ملنے کے لیے آئے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک فرینڈلی پارٹی کے جیسا ہم لوگ کام کر کے کل CPM والے بھی آئے تھے ہمارے پاس KCR کے پاس وہ لوگ بھی مل کے کام کریں گے بول کے بولے. شاید CPI بھی آ جائیں گے. ہم لوگ سیکولر جماعت ایک ہو کے سیکولرزم کو قائم کرتے ہوئے تمام عوام کو ہر قوم کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ان کو اچھا انتی پہ لے جانے کے لیے ہم لوگ پورا کوشش کریں گے بول کے امید سے ہم لوگ آئے. اسی واسطے اسد بھائی سے ملے ہم کو بہت خوشی ہوا. جو تہذیب اور جو بھائی چارہ اور امن حیدرآباد میں پچھلے 400 سے زیادہ سال سے قائم رہا وہ آگے جا کے بھی برقرار رہے اور بھی مضبوط ہو یہی ہماری تمنا ہے. اس لیے آج ہمارے اسد بھائی سے اکبر بھائی سے اور ہمارے باقی حمایوں کے دوستوں سے ملنے آئے اور ان سے گزارش ہم نے یہی کیا کہ آگے جا کے ساتھ چلیں ساتھ کام کریں کیونکہ آگے جو 5 سال ہے سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کیونکہ تلنگانہ بند تو گیا بٹ اس تلنگانہ کو ترقی کے راستے پہ جانا ہے اور خاص کر حیدرآباد جو گروتھ انجن رہا آندھرا پردیش کا آگے جا کے تلنگانہ کے لیے بھی حیدرآباد بہت اہم ہے. اس لیے آج ہم گزارش کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں سے کہ ہمارے ساتھ دیں اور ساتھ چلیں حیدرآباد اور تلنگانہ کی ترقی میں. Mr. Padma Rao and my friend Mr. KTR for having come and met us. And MIM party has decided to extend their cooperation and their support to the new government which is going to be formed in the new state of Telangana, headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao. And we have discussed lot of issues, especially about how to make Telangana state more developed. And we MIM party is of the firm opinion that the city of Hyderabad must be developed at all costs. مجلس کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ کابینہ میں شامل ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ مجلس نے حیدرآباد شہر اور اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کی ہم جہت ترقی کے لیے TRS حکومت کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. Joining is not important. For me what is important is
that we have to disprove and to show to the whole world that Telangana would be one of the best performing states in the whole of India, not only in terms of socio-economic indicators, but also in terms of pluralism, diversity and secularism. So that is most important. मजलिस के लीडर बहुत जल्द टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के साथ भी मुलाकात करेंगे और दोनों पार्टियों के दरमियान मुफाहमत को हतमी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में टीआरएस को अक्सरियत हासिल हुई है। इसके बावजूद टीआरएस तेलंगाना की तामीर नौ के लिए मजलिस के साथ मिलकर काम करना चाहती है, क्योंकि टीआरएस ने बीजेपी से हरगिज मुफाहमत न करने का ऐलान कर दिया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। कर्नाटक में वज़ीर-ए-आला सिद्धरमैया की क़यादत में रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने अपने इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। 1 साल की तकमील पर वज़ीर-ए-आला ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर फख्र का इजहार किया। दूसरी जानब रियासत की मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि रियासती हुकूमत ने अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम जरूर किए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन की बरकरारी के लिए अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में ये आवाज उठी। गुजरात के बनासकांठा में जमयत उलमा हिंद महमूद बंदी ग्रुप के एक रोजा कॉन्फ्रेंस में कई करारदादें भी मंजूर की गई। हर हाल में खुद को दूर रखें। जमयत उलमा हिंद के बैनर तले बनासकांठा की इस एक रोजा आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के हजारों ममलिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी अमन, आपसी भाईचारे, जेलों में कैद बेकसूर मुसलमान नौजवानों की रिहाई, मुसलमानों में तालीमी बेदारी, खवातीन के हुकूक और दीगर कई उमूर पर शुरका ने तफसीली रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस के रूह रवा और जमयत लीडर मौलाना महमूद मदनी ने कॉन्फ्रेंस के अगराज मकासद पर रोशनी डाली। इसमें दहशतगर्दी की मुखालिफत, बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी और इसी तरह से कौमी यकजहती, फिरकावाराना फसादात से मुताल्लिक, मुसलमानों को आबादी के तनासुब से उनके हुकूक की नुमाइंदगी, इस तरह ये इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लाह मुआशरा, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, तजावीज़ जिन पर लाई जा रही हैं और हम ख़ास तौर से बदअमनी के माहौल को दूर करके अमन पर लाया जाए मुल्क में और दुनिया में, इसकी कोशिश के लिए ये इजलास किया जा रहा है इस वक्त यहाँ। जमयत उलमा हिंद की जानिब से आलमी अमन और भाईचारे के फरोग के लिए मुल्कगीर तहरीक चलाई जा रही है। बनासकांठा की कॉन्फ्रेंस इसी तहरीक का एक पड़ाव है। कॉन्फ्रेंस में पास की गई जिनमें दहशतगर्दी और फिरका परस्ती की मुखालिफत अहम है। इसमें जो बहुत सारे ठहराव हैं, तजवीज़ें हैं, रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है वो आतंकवाद के विरोध में है, इसी तरह सांप्रदायिकता के विरोध में है, इसी तरह से ये जो कौमी यकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन, आपस का जोड़ कैसे पैदा हो, इस तरह के डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो शांति का मैसेज है। आलमी अमन तहरीक यूं तो पिछले कई महीनों से जारी थी, लेकिन आम इंतखाबात के सबब वक्ती तौर पर इसे मौखर कर दिया गया था। जमयत के जिम्मेदारों को उम्मीद है कि इस तहरीक के दूररस असरात मुरत्तब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में औकाफ आम्मा मुतवल्ली कमेटी के नाम पर लाखों रुपए चंदे के मद में जमा किया गया, लेकिन ये रकम कहां खर्च की गई इसका बाज़ाब्ता हिसाब नहीं है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने इस मामले में धांधली का इंकशाफ किया है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। इस वक्फ बोर्ड की जानिब से अजला के वक्फ ऑडिट करवाने पर नया इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि भोपाल ईदगाह और हयात दवाखाने के नाम पर औकाफ आम्मा मुतवल्ली कमेटी ने लाखों रुपए बतौर चंदा हासिल किया। ये चंदा गवालियर, मंदसौर और दीगर अजला से जमा किया गया, लेकिन इसका बाज़ाब्ता कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो जिलों में ऑडिट कराया था, तो कुछ जिलों में जैसे मंदसौर, शहपुर और गवालियर, इसके अलावा कुछ और जिले थे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट में यह आया कि भोपाल की ईदगाह और हयात हॉस्पिटल के नाम पे उन्होंने अपनी कैश बुक में खर्च डाला हुआ है चंदे के नाम पर। कहीं 1 लाख रुपए है, कहीं 50,000 रुपए, कहीं 2.5 लाख रुपए, इस तरह से। वक्फ बोर्ड के सीईओ का कहना है कि चंदे के नाम पर जो कुछ भी किया गया कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है। बोर्ड अफसर ने इस सिलसिले में औकाफ आम्मा से
तहरीरी वजाहत तलब की है। जो हमारे पास जानकारी आई है ऑडिट रिपोर्ट में, वो तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए का हिसाब है, क्योंकि सतह ऑडिट हुआ नहीं, जहां भी ऑडिट हुआ वहां से जानकारी आई। तो ये जो है तो इसमें देख के लगा कि ऐसा ये गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इस पर हमने औकाफ अम्मा से फिर आज ही हमने सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि वो जवाब दें कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या हिसाब है, और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस तरह से खर्च हुआ, इसकी कॉम्पिटेंट सैंक्शन कहाँ है। तो वो जवाब आ जाएगा। और इसके अलावा जब सारे 172 वक्त से जानकारी हमारे पास आ जाएगी, अभी कुछ ही वक्त से आई है, उसके बाद फिर हम इस पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वक्फ बोर्ड के सीईओ का कहना है कि इब्तिदाई जांच में ये बात वाज़ेह हो गई है कि चंदे के नाम पर रकम जमा की गई है। अब बोर्ड अफसर को औकाफ अम्मा के तहरीरी जवाब का इंतजार है, लेकिन जवाब मौसूल होने के बाद बोर्ड क्या कदम उठाता है, इस जानिब सबकी तवज्जो रहेगी। ईटीवी न्यूज, भोपाल। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के इम्तहानात शुरू हो गए हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी सेंटर कायम कर मुंशी, आलिम और कामिल दर्जात के इम्तहानात जारी हैं। मऊ जिले के 30 मराकज पर कल 15,600 तलबा तालिबात ने पहले रोज इम्तहान में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन काउंसिल के जेर एहतमाम होने वाले मदरसा बोर्ड के इम्तहानात में मदरसा बोर्ड की लापरवाही, बदइंतजामी और सेंटर की तब्दीली को लेकर सेंटर्स के मुंतजिमीन काफी परेशान नजर आए। मुंसबिया अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल मौलाना अफजल के मुताबिक पहले फैज़ आम कॉलेज को सेंटर बनाया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर सेंटर तब्दील कर देने से बदइंतजामी हुई है। अंजुमन इस्लामिया रांची ने होनहार मुस्लिम बच्चों का तालीमी खर्च बर्दाश्त करने का फैसला किया है। अंजुमन मैट्रिक के इम्तिहान में 80% से ज्यादा नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तालिबात का 100% तालीमी खर्च उठाएगी, जिनकी माशी हालत ठीक नहीं है। झारखंड में 10वीं जमात में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी है। अंजुमन इस्लामिया रांची ने ऐसे तलबा और तालिबात का तालीमी खर्च बर्दाश्त करने का फैसला किया है। मैट्रिक का जो रिजल्ट आया है उसमें गरीब बच्चों ने काफी अच्छे नंबर्स लाए हैं। और हम लोग सर्वे कर रहे थे तो देखें कि उनके गार्जियन उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है। 30% से अबव जिनका मार्क्स है और वो साइंस में लगता है कि बहुत बेहतर करेंगे, आगे इंजीनियर डॉक्टर बनने के अंदर उसके अंदर कैपेसिटी है, तो हम वो सारे बच्चों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अंजुमन की इमारत में एक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की सहूलत फराहम करने का भी फैसला किया गया है, जहां IAISC और ICOM के तलबा के लिए किताबों का जखीरा फराहम किया जाएगा। तलबा और दानिश्वर तबके ने अंजुमन के इस इक़दाम की सताइश की है। बहुत अच्छी है, जिससे और भी हम लोग की हौसला है कि हम लोग आगे पढ़ सकते। ये नहीं कि सिर्फ अमीर के बच्चे आगे पढ़ेंगे, हम लोग भी आगे पढ़ सकते हैं, हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। ये हो रही है अंजुमन की मदद से, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना हम लोग को फायदा दिया जा रहा है और हम लोग को भी आगे पढ़ने का शौक है कि हम लोग आगे पढ़े, कुछ करें। इससे बहुत ज्यादा भलाई होगा। इसी को तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इसका मतलब ये लोग इंक्लूसिव एजुकेशनल ग्रोथ में भागीदारी हो रहे हैं और लोग आएंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हम लोग शुरुआत किए रांची यूनिवर्सिटी से, अब दूसरे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग समाज के कल्याण के लिए आगे आ रहे हैं। ये बड़ा तारीफेमंद चीज है, बहुत अच्छा चीज है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया रांची को मुजाहिदे आजादी और कौमी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सन 1917 में कायम किया था। इस तारीखी इदारे का मकसद कौम की तालीमी और समाजी तरक्की रहा है। हालिया इक़दामात इसकी अमली तस्वीर है। ईटीवी न्यूज रांची। राजस्थान में जयपुर के मानसरोवर में वाक़ अक़लियती हॉस्टल में इंजीनियरिंग, CA और CS के तकरीबन 50 से ज्यादा तलबा मुकीम है, लेकिन इन्हें इम्तिहान से एक रोज पहले ही हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी गई है। तलबा का कहना है कि इम्तिहानात के दौरान इन्हें हॉस्टल में कायम की इजाजत मिलनी चाहिए। अपने मुतालबात को लेकर तलबा ने मुजाहरा किया। इनका इल्जाम है कि सरकारी हुक्काम इनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।